press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, है ना। यानी कि ये कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल वही सारे दिन जो भी हम बचपन में बिताए वो सब कैसे लगते हैं, आज हमें सपने जैसे लगते हैं कि काश वो समय वहीं रुक जाता, हम उसी दौर में जी रहे होते। वो मस्तियाँ, वो शरारतें, वो सब आजकल हमें सपने जैसे लगते हैं, है ना। ठीक है, आज मैं वही आपको कराने जा रही हूँ। आपकी संचयन भाग 2 पुस्तक से लिया गया पाठ सपनों के से दिन। यानी वो दिन जो थे वो सभी कैसे थे, सपनों के से जैसे लग रहे हैं, यानी सपने जैसे लग रहे हैं। यानी ये पाठ शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको लेखक परिचय करवाऊंगी। जानते हैं कि सपने दिखाने वाले लेखक कौन हैं। गुरुदयाल सिंह, यानी लेखक परिचय का नाम है गुरुदयाल सिंह। यानी इससे हमें पता चलता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के सिंह गुरुदयाल। और इनका जन्म कब हुआ, 10 जनवरी 1933। स्थान पंजाब के जैतो कस्बे में, जैतो नामक एक कस्बे में हुआ। वो एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कील, नेल्स, हथौड़ा, हैमर्स उससे काम लेते हुए शिक्षा पूरी की। यानी बचपन से ही वे काम करते हुए ही अपने अध्ययन पूरा किया और कलम पकड़ी। 1954 यानी 1954 से 1970 तक, 1970 तक स्कूल में वे अध्यापक रहे। अध्यापक यानी प्रोफेसर। पहली कहानी उनकी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी उनकी सबसे पहली कहानी जो थी वो 1957 में प्रकाशित हुई, जो पंचदरिया पत्रिका। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का उन्हें मौका मिला। जैसे वो प्रोफेसर हुए, जो स्वयं अपने उपन्यास लिखे थे, नॉवेल्स, उन्हीं को वो पढ़ाया करते थे। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरुदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन, यानी वो जब पात्र चयन करते हैं, चुनते हैं, तो वो किससे रिलेटेड होते हैं, या तो वो खेतिहार मजदूर होते हैं, यानी खेत में काम करने वाले लेबर्स होते हैं, या पिछड़े और दलित वर्ग के लोग, यानी बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग रहते हैं, उन्हीं का वो चयन करते हैं। उन्हीं के बीच से करते हैं जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। ऐसी मजबूरी में भी कुछ लोग जी रहे हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की है। एज ए राइटर कई सारे देशों की उन्होंने जर्नी भी की है। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, इन्हें कितने लिखे हैं वो, 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की उन्होंने रचना की है। गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं
मणि का दीवा। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो हैं मणि का दीवा, मणि। अथ चांदनी रात, बहुत सारे हैं। अथ चांदनी रात, पांचवां पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे, और उनकी आत्मकथा जो है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या जानूं मैं कौन। गुरुदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त, स्वतंत्रता से एक दिन बाद। 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 2016 यानी हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो देखते हैं इन्होंने कौन से सपने बुन रहे हैं और कौन कैसे सपने हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो लेखक का यहाँ पर कहना है, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। ये है बच्चों की बचपन की दशा। जब वो कई सारे बच्चों के साथ खेलते थे तो लेखक और उनके सारे मित्रों का एक ही जैसा हाल था, यानी कि उनके पाँव में जूते नहीं है, विदाउट स्लीपर्स, बेयर फुटेड, और उनकी फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते। उनका कुर्ता, उनका झब्बा जो वो पहनते थे, शर्ट, वो कई जगह से उनकी बटनें टूटी हुई थी और उनके बाल जो हैं वो बिखरे हुए थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। यानी उनके कपड़े तो पूरे के पूरे फटे हुए थे और उस पर से उनकी शरारत, यानी जब एक लकड़ी का ढेर जहाँ पर रहता है, कई सारी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो वो उस पर चढ़ते थे और खेलते, नीचे को भागते, उसके लकड़ियों के ऊपर से वो नीचे कूदा करते थे, जिससे जाने कहाँ कहाँ चोट लग जाती थी उन्हें। पहले ही फटे पुराने कुर्ते होते थे, उस पर से और भी वो पूरे के पूरे तार तार हो जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, यानी कि पूरे का पूरा उनका शरीर जो है वो धूल से भरा रहता था और कई जगह से उनके पाँव छिले हुए रहते थे। ऐसी थी उनकी बचपन की शरारत। और पिंडियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करते। इन्हें पिंडलियाँ जो पाँव का नीचे हिस्सा रहता है वो सब सैंड में, डस्ट में, यानी कि लुत्पथ हुई हैं, रेत से लथपथ हो गई हैं। और जब वैसे हालत में घर जाते तो माँ और उनकी बहनें उन पर सिंपत्ति नहीं दिखाते थे, बदले में उनकी और खूब पिटाई करते थे। होते हैं ना, आपका भी यही हाल होता है ना। तो कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, गुस्सैल यानी गुस्से वाले, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता था उनके बाप को, तो पीटने लगते। तो ये ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा है। इन्हें इतने गुस्से वाले थे कि पकड़कर पिताजी उनके मारते थे, तो ये भी नहीं ध्यान में रहता कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, मैं मारूंगा तो उससे नाक से मुँह से खून निकलेगा या कहीं चोट लग सकती है। इसका ख्याल ना रखते हुए, इसको ये सब बातें ध्यान ना रखते हुए खूब पिटाई करने लग जाते थे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। मारपीट का कोई उन्हें असर ही नहीं होता था। जितनी भी मार खाते, जितनी भी चोटें लगती, उसी दिन भूल जाते थे, फिर दूसरे दिन वही हाल। ये बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। इन्हें अब टीचर बनने के लिए निकले हैं लेखक। इस समय अब जो है वो सारी की सारी बातें उन्हें उस समय की याद आ रही हैं। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो कहते हैं ना, उसका विषय वो पढ़ रहे हैं। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया
कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। इन्हें बाल मनोविज्ञान क्या होते हैं, बच्चे के मन की साइकोलॉजी जो होती है वो क्या होती है उस बात का पता उन्हें तभी चला जब वो ट्रेनिंग पर गए। इसलिए कहते थे वो कि वो दिन कितने अच्छे थे कि बुरी तरह से पिटने पर भी हम लोग फिर वही हरकत किया करते थे। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। जो लेखक का परिवार है उसी तरह के परिवार के अन्य बच्चे भी वहाँ पर खेलने आते थे, उनके मित्र। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। इन्हें सारे मोहल्ले में, मोहल्ला यानी एरिया, और उस लेखक के एरिया में बहुत परिवार तो इन्हें मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ तो उन्हीं की तरह वहीं के आसपास के गांव से आकर उस एक जगह में वो एक मोहल्ले में वास कर रहे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। इन्हें साथ ही उनके पास, उनके मोहल्ले के पास में जो उजड़ी सी गली, जो स्लम एरिया कहते हैं, वहाँ पर रहने वाले भी लोग थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। चाहे बच्चा जिस परिवार का क्यों ना हो, जब खेलने एकजुट हो जाते तो सारी की सारी आदतें सबकी सब एक जैसी थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। अरे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, है ना? ऐसा पहले क्या कहते थे, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर अब ज़माना क्या हो गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, है ना? तो इस तरह की हालत यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। यदि जाते भी होते तो यदि उनको इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ने में, उनको रुचि नहीं आई, तो किसी दिन स्कूल जाते जाते उनका बस्ता जो था, बैग जो था, वो तालाब में फेंक आते और फिर दोबारा स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा, ना ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स किया कि जाओ पढ़ो। लेकिन बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही आजकल सब कुछ पा सकते हैं, बिना पढ़े लिखे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी ना समझते। ये परचूनिए यानी ग्रॉसर शॉप जो कहते हैं ना, जो कि राशन वाली दुकान रहते हैं। आड़तिए ने व्यापारी यानी दलाल, जो भी व्यापार करने वाला है, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजा नहीं करते थे। इन्हें स्कूल भेजना ज़रूरी ही नहीं समझते थे। परचून आड़तिए। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। यदि अब पूछते हैं ना टीचर, जब मिलते हैं पेरेंट्स रास्ते में, अरे आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा भाई, तो पेरेंट्स वो जो है पोषक, उनके माता पिता कहते, अरे स्कूल जाकर करेगा क्या, कोई तहसीलदार बनाना, क्या वो कोई तहसीलदार बनेगा? नहीं। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा लेंगे। अरे कुछ दिन और जाने दो, थोड़ा वो जब बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे पंडित यानी उनके स्कूल मास्टर जो है, स्कूल अध्यापक जिनका नाम है घनश्याम दास, तो थोड़ा मेरा लड़का बड़ा होने पर पंडित घनश्याम दास से मैं लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लूँगा। यानी कि हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि है। यानी सिफर 0 से बच्चे की जब पढ़ाई की शुरुआत होती है तो यानी हिसाब किताब लिखने में थोड़ा बहुत वह सीख जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ अर्थ हैं। लंडे हिसाब किताब लिखने की पंजाबी लिपि, पंजाब की यानी पंजाबी प्राचीन लिपि।
पुरानी स्क्रिप्ट पंजाब की है जिसे डंडे कहते हैं। यानी हिसाब किताब करना थोड़ा बहुत सीख जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं पंडित घनश्याम दास से ये सिखा दूंगा। पंडित घनश्याम दास, ये सब नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, ताकि परीक्षा में आपको ये प्रश्न पर पूछ सकते हैं। तो दुकान पर बहिया लिखना लगा लूँगा। बहिया यानी खाता, दुकान के हिसाब किताब का जो ब्यौरा लिखा जाता है ऐसा मैं उसे बना दूंगा। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। यानी पंडित जो हैं मेरे बेटे को 6 या 8 महीने में 6 और 8 मंथ्स तक ये सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम चा भी सीख नहीं पाया। अरे अब तक तो स्कूल गया तो अलिफ बा यानी उर्दू अल्फ़ाबेट हैं, अलिफ बा पा, यानी वो इतने दिन पे ABCD तक सीख नहीं पाया। इसलिए मैं उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद पंडित घनश्याम से ये हिसाब किताब लिखने का सिखा लूँगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। यानी इनके मित्र जो हैं लेखक के, वो आधे से अधिक साथी, आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स जो थे वो राजस्थान या हरियाणा से आए हुए थे। यानी वो किस कारण आए थे? इनकी मंडी में व्यापार या दुकानदारी यानी ग्रोसर शॉप्स, उनके उसी परिवारों से ये लोग थे, तो उनके बच्चे भी इनके साथ शामिल हो जाते थे खेलने को। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, यानी हरियाणा और राजस्थान की लैंग्वेज, वो भाषा जो है इन लेखक और उनके साथियों को समझ में नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। अभी अभी हमने देखा ना, इस तरह के वर्ड जो अभी है वो सुनते तो हंस पड़ते थे, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। इन्हें बोलते समय की वो प्रॉब्लम है भाषा का, लेकिन खेलने लगते तो सब के सब एकजुट होकर एक साथ एक ही तरह के खेल खेला करते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार ये खेंडा दे दिन 4 कैसे कब बीत गए। देखो, पता भी नहीं चला, यहाँ पर पंजाबी भाषा का उपयोग हो रहा है। लोकोक्ति तो आप जानते हो ना कि लोक में कही गई बात, यानी ये खेंडा यानी ये खेलने के दिन 4 कब और कैसे बीत गए हमें पता नहीं चला। ये खेंडा, वहीं पर आपके लिए अर्थ दिए गए हैं। एक खेंडा दे दिन 4 यानी एक खेलने के दिन 4 कैसे बीते और कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को क़ैद ना समझा हो। यानी इनको तो सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वतंत्रता, सिर्फ खेलना कूदना चाहिए था, और वो क्लास में बैठकर पढ़ने को बोझ समझते थे। यानी क्या समझते थे? वो क़ैद समझते थे, यानी कोई सज़ा उन्हें मिल रही हो जैसे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। कुछ लोग जो पढ़े नहीं लिखे नहीं, अपने माता पिता के साथ यानी अपने माँ बाप के साथ जो भी वो काम करते थे उसी काम में उन बच्चों को भी लगा लिए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। इन्हें बचपन में जब हम छोटे छोटे रहते हैं तो ग्रास जो है, हरियाली जो है, हरी भरी घास और फूलों की सुगंध, फूलों से फ्लावर्स की जो स्मेल आती है, फ्रेगरेंस, वो तो मन को मोह लेती है। वो स्मेल इतनी अट्रैक्ट करती है कि बहुत अच्छा लगता है। और वो तब लिए बचपन में ली गई सुगंध जो है आज भी हम महसूस करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात हो। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, यानी हाफ सेंचुरी से पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। यानी कुछ ऐसी बातें होती है जो कभी भूल ही नहीं जाती, आज भी वो बातें याद आ जाती हैं। याद रहने का कारण यही है कि ये वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे। यानी जब भी वो स्कूल जाते थे, स्कूल
कुछ अंदर इंडोर में था। तो वहाँ पर जाते समय रास्ते के आसपास यानी दोनों तरफ क्या थे, अलियार के पेड़ थे। यानी वहाँ पर जाते जाते लेखक और उनके साथी क्या करते हुए जाते थे, बड़े ढंग से वो कटे छांटे वहाँ पे जो झाड़ थे जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, डंडी यानी उनके पत्तों, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक, उन्हें डंडियाँ, वो जो अलियार जो वृक्ष था उसके पत्तों से कैसी महक आती थी, नीम के पत्तों जैसी महक। यानी नीम के पत्तों की जैसी महक आज तक भी आंख मूंद कर हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस समय ली गई हुई महक, वो फ्रेगनेंस जो है, आज भी हम आंख बंद करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उसमें बचपन में खो गए हों। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। इन स्कूल के गार्डन में जो है कई तरह के वहाँ पर फूल उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती। यानी कौन से फ्लावर्स वहाँ पे गार्डन में लगाए जाते थे, गुलाब, रोजेस, यानी गेंदा फूल और मोतिया के दूध सी सफ़ेद एकदम वाइटिश बड्स जो हैं उन ट्रीज में दिखती थी, प्लांट्स में। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। यानी चपरासी सिक्योरिटी वहाँ का वॉचमैन जो था चंदू, उससे आंखें बचाकर यानी छुपा छुपी करके छुपते हुए ये शरीर छात्र जो हैं क्या करते थे, एक दो कलियाँ वहाँ से तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। यानी इतने खुशबूदार वो कलियाँ थी कि उनकी स्मेल मुझे आज भी महसूस होती है। परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। बस इतना पता है, इतना याद है कि हम उन कलियों को उसमें से तोड़ लिया करते थे और चंदू चपरासी जो है उससे हम बचते हुए, और उसकी पूरी की पूरी स्मेल लेने के बाद हम वो कहाँ रखते थे, क्या करते थे, इसका हमें कुछ ध्यान नहीं है। इन्हें वो याद नहीं आ रहा है। शायद जेब में डाल लेते या उन कलियों को हम सूंघ कर या अपने पॉकेट्स में डाल लेते, या कहीं उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर क्या करते थे, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती होंगी, या हम उसे पॉकेट्स में डालते थे, माँ धोते समय उसको निकाल कर फेंक देती थी, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। पता नहीं वो हम स्कूल से बाहर निकलते हुए हम ही वो खाते हुए स्कूल से घर आते थे, ये भी हमें याद नहीं है। पर इतना तो याद है कि उसकी खुशबू जो है आज भी हमारे में बसी हुई है। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, यानी कि अब प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट क्लास को, यानी थोड़े हायर क्लासेस में, श्रेणी यानी क्लास, कक्षा, नेक्स्ट क्लास को तो एडमिशन लेके आ गए हैं। इन्हें नेक्स्ट क्लास, नई क्लास में जाने की कुछ खुशी तो महसूस कर रहे हैं। इतने बड़े वो, इतने सयाने यानी क्लेवर तो हुए हैं। परंतु दूसरी ओर, यानी कि एक तरफ तो खुशी हो रही है, दूसरी ओर क्या है, वही नई पुरानी कापियाँ किताबों से जाने कैसी बास आती, कैसी स्मेल आती, कैसी गंध आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। इन्हें वो बुक्स लेकर तो नई क्लास में बैठ जाते हैं और उनमें से उनकी पुस्तकों में से कुछ पुरानी पुस्तकें जो होती थी उनकी वो स्मेल लेकर उनको फिर वो पिछली क्लास का, लास्ट ईयर क्लास का, उन्हें वो मास्टरों का डर जो है वो सब कुछ उन्हें याद आ जाता है जो लास्ट ईयर पढ़ा चुके थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती। तब जब स्कूल खुल जाते थे तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में साल एकेडमिक्स जब स्टार्ट होता तो 1-1.5 महीना, स्टार्टिंग में 1 और 1.5 मंथ तक पढ़ाई हुआ करती। फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती, फिर 1.5 से 2 मंथ्स तक छुट्टियां, हॉलीडेज, वेकेशंस हुआ करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था।
इन्हें आज वो किस बात को याद कर रहे हैं, जब वो वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तब क्या करते थे। इन्हें वेकेशन स्टार्टिंग और एंडिंग के दिनों में क्या फ़र्क है, अंतर है, डिफरेंस है, वो आपको बता रहे हैं। पहले 2-3 सप्ताह जब छुट्टियां शुरू हो जाती तो फर्स्ट 2-3 वीक्स, पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती है ना। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी छुट्टियां शुरू होती है तो आपको होमवर्क यानी गृह कार्य भी दिया जाता है ना। और आपको वो गृह कार्य कब याद आता है, कल स्कूल खुल रही हो तब आपको याद आता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, ये होमवर्क का काम जो है, असाइनमेंट जो भी दिया जाता है, फर्स्ट उसको पूरा करके रखने के बाद बिंदास होके खेलना अच्छा लगता है। वरना आप ना जाने क्या क्या नए नए बहाने ढूंढने लग जाते हैं जब स्कूल की शुरुआत होती है। तो देखते हैं ऐसा ही लेखक के साथ क्या हुआ। इन्हें पहले 2-3 सप्ताह खूब खेल कूद हुआ करी। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। इन्हें हर साल जैसे ही छुट्टियाँ शुरू हो जाती तो ननिहाल इन्हें नानी के गांव चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। माँ, नानी माँ जो है इन्हें माँ की माँ, नानी माँ, यानी कि आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो जैसे ही आप जाते हो दूध दही मिल्क कर्ड बटर सब कुछ खिला के आपको बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। यानी नानी का गांव जो था वो बहुत ही बैकवर्ड गांव था ही, लेकिन तालाब हमारी मंडी में जितना था उतना ही वहाँ पर भी तालाब एक था, पौंड। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते। इन्हें फुल हाफ डे क्या करते थे, उसी तालाब में रिवर में जाकर ये लोग नहाने लग जाते थे। फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। इन्हें जो जो डिमांड्स खाने के लिए बोले जाते थे, नानी माँ वही तैयार करके दे दिया करती थी। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। इन्हें ये तो ठहरे शहरी, इन्हें गुड इनकी मैनर्स जो देखकर नानी उनकी बहुत खुश होती। और ये खाते भी बहुत कम थे। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। इन्हें ये भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और नानी के इनके बेटे के बच्चे जो हैं नाते, उनको खूब डांटती, उनसे कहती कि सीखो इनसे कुछ, बनाए तो ऐसे बनो। खाने पीने को कहती, हमारी तरह कम खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। यानी हम नानी के गांव नहीं गए तो हमारी ही मंडी में बसे तालाब में हम जाकर खूब खेला करते। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। जब क्या क्या है इनकी शरारतें। इन्हें क्या क्या करते हैं, ये तालाब में जाते हैं, वहाँ पर पूरा भरपूर नहाकर उस पानी में खेल कूद कर फिर अपने कपड़ों को उतार कर वो पानी में कूद जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहीं से भागकर सैंड जो रहते हैं ना, रेतीली टीले, वो उस सैंड पर जाकर लेटने लग जाते हैं और गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। यानी वो सैंड जो रहती थी बहुत ही गर्म रहती थी, तो ये नहाने के कारण जाकर उस पर लथपथ हुआ जाया करते थे। और फिर क्या करते थे, वो किसी ऊंची जगह से, किसी हाइट की प्लेस में जाकर तालाब में फिर वहीं से तालाब में छलांग लगाते। इन्हें पानी में नहाना, फिर रेत में लथपथ होना बिना कपड़ों के, और किसी फिर से ऊंचाई पर जाकर फिर से तालाब में कूदना। रेत के गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। इन्हें रेत के गंदला पानी, जो गंदा पानी वहाँ पर उस रेत का जमा हुआ रहता है, उसी से वो अपने शरीर की सफाई करते, फिर से उसी में वो टीले पर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार।
सिर्फ इन लोगों का यही काम होता है। इन्हें 5-10 बार नहीं तो 15-20 बार तो हम उस समय करते होंगे करके लेखक बता रहे हैं। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों। इन्हें बहुत अच्छे स्विमर हो जैसे क्या करते थे, तालाब में कूदते तो अपने हाथ पांव को इस तरह से करते थे एक्शन के जैसे कि अच्छे से अच्छे स्विमर हो जैसे, लेकिन उन्हें स्विमिंग करना तैरना बिल्कुल ही नहीं आता था। परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। लेखक और उनके साथियों में सिर्फ एक या दो मित्र को ही स्विमिंग आती थी और किसी को नहीं आती थी। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते। यानी कि ये बहुत ही बुरी बात है। यानी कि जिसको तैरना नहीं आता उसको तो पानी में कूदना ही नहीं चाहिए, जबकि पानी वहाँ पर बहुत ही डेप्थ में हो, गहरा हो, तो वहाँ पर जान का खतरा रहता है। तो ऐसे में इन लोगों को तैरना नहीं आ रहा है, फिर भी वो पानी में क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं और ऐसे हाथ पांव हिलाते हैं जैसे कि वो बहुत अच्छे स्विमर हो। यदि वो गहरे पानी में चले जाते, इन्हें वो एकदम डेप्थ में चले जा रहे हों, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग, इन्हें जो अन्य मित्र हैं उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, अरे तुम्हें तैरना नहीं आ रहा है और तुम पानी में डूबे जा रहे हो, इसलिए बचना है तो क्या करो, उस भैंस का सींग जो है ना, भैंस बफेलोस के जो है उसको पकड़ो या तो उसकी दुम पकड़ कर तुम लोग बाहर आ जाओ। ऐसा वो सलाह देते, एडवाइस करते थे। उनमें वो ढाढ़स बांध रहे हैं, हिम्मत बांध रहे हैं, वरना क्या होगा, वो बेचारे तो डूब जाएंगे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता। जब वो पानी में कूदते थे सारा का सारा गंदा पानी मुंह में चले जाने के कारण बुरी तरह खांसने लगते थे, है ना। जब गंदा पानी मुंह में जाता है तो खांसी आती है, कॉफ। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते, यानी कि किसी भी तरह से बच निकल बाहर आ जाते थे। फिर छुट्टियां बीतने लगती। चलो अब छुट्टियां बीतने लग रही हैं, स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। अब उन्हें क्या याद आ रहा है, गृह कार्य। छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। अरे अब इतने दिन बच गए हैं स्कूल खुलने के लिए, अभी हमने ये काम नहीं किया। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, यानी जैसे स्कूल खुलने के दिन पास आते वैसे ही इनके मन में डर समा रहा है। डर किस बात का, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। इन्हें गृह कार्य का काम याद करते हुए, चलो मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा, कुछ खेलूंगा नहीं, नहाऊंगा भी नहीं पानी में करके, ऐसा वो सोचते हैं। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। चलो अब हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं, पानी में नहीं नहाएंगे, बल्कि टीचर्स जो काम दिए हैं करने को छुट्टियों में हम उनको करेंगे। एक एक दिन में इतना वर्क करेंगे तो स्कूल खुलने तक हम पूरा कार्य कर सकेंगे करके वो उसका हिसाब लगाने लगे। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते, यानी मैथमेटिक्स टीचर कितने क्वेश्चंस पूछते थे, 200 से कम सवाल कभी नहीं पूछते थे वो। मोर देन 200 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के दिए जाते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। यानी अब स्कूल खुलने में कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, और प्रश्न मैथ्स के कितने हैं, 200 से ज़्यादा हैं। अब हिसाब लगा रहे हैं कि चलो हर दिन हम 10 सवाल 10-10 क्वेश्चंस पूरे करेंगे तो 20 दिन में 20 डेज में पूरे हो जाएंगे करके। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। अब ऐसा सोचने में लगे हैं, एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। बस सिर्फ मुख से कहते हैं कि हम इतने क्वेश्चंस एक दिन में करेंगे तो स्कूल के खुलने तक हम पूरे कर सकेंगे, पूरे प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकेंगे। बस ये सिर्फ ओरल ही है, करते तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे दिन क्या है, वही हाल। तो
एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते तो स्कूल की पिटाई का डर, यदि हमने काम नहीं किया तो स्कूल में टीचर्स मारेंगे पीटेंगे, उसका भी वो डर और उन्हें बढ़ने लग जाता था। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। अरे चलो 10-10 क्वेश्चन हम एक दिन में लिखेंगे करके हमने सोचा था। अब छुट्टियों के दिन कम हैं तो एक एक दिन में हम कितने क्वेश्चंस लिख सकेंगे, 15 यानी 15-15 सवालों के जवाब यानी प्रश्न के उत्तर हम लिख सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, यानी छुट्टियां तो कम होती जा रही हैं जैसे कि दिन भागे जा रहे हैं और स्कूल खुलने के दिन पास आ रहे हैं। दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भाग कर दोपहर में ही छिप जाता हो। होता है ना आपके भी साथ ऐसा ही, जब आप गृह कार्य नहीं करते, छुट्टियां बीती जाती रहती हैं, दिन गुजरते जाते हैं, स्कूल के दिन खुलने के पास आते हैं तो आपके भी मन में यही भय समाये हुए रहता है ना। दिन बहुत जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। यानी लेखक के कुछ मित्र जो हैं, चलो हम बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे, हम तो खेलेंगे कूदेंगे ही, क्यों ना हम मार खानी पड़े, क्यों ना हमें सज़ा मिले, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं लेकिन लिखने को तैयार नहीं। ऐसे भी कुछ इनके साथी थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। यानी लेखक को तो बहुत डर लगता है इस पिटाई का, पर वो उन बहादुरों के बारे में भी, जो ब्रेव उनके फ्रेंड्स हैं उनके भी बारे में वो सोच रहे हैं। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। तो ऐसा ब्रेव बॉय, उनका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जो है जिसका नाम ओमा है, उसको याद कर रहे हैं। अब ये ओमा कैसा है, किस तरह का है, हम जानेंगे अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ इतना जो कुछ भी करा गया है अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको भी अपने बीते हुए दिन जो सपनों के से दिन हैं, आपको भी अपने दिन सपने जैसे लग रहे होंगे, है ना। धन्यवाद।